हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। मैट्रिक्स हमने कंसीडर की 4 1 0 3। ये 2x2 की मैट्रिक्स कंसीडर की है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपका कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो और उस वेक्टर स्पेस के ऊपर आप कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हो, तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरिस्पोंडिंग हम एक मैट्रिक्स एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये 2x2 की मैट्रिक्स कंसीडर की है और अज्यूम कर लेते हैं कि इसके कोरिस्पोंडिंग जो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसकी जो डोमेन है वो आपकी R² है और कोडोमेन भी R² है। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्रिकली आपकी जो ये मैट्रिक्स है ये किसी वेक्टर के ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो उस वेक्टर के अंदर क्या चेंज लेके आती है। तो ज्योमेट्रिकली इस मैट्रिक्स का बिहेवियर या इस ट्रांसफॉर्मेशन का बिहेवियर चेक करने के लिए हैं। तो ये आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसकी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर E1 कंसिडर किया। तो हम चेक करना चाहते हैं कि इस वेक्टर के ऊपर, और E1 जैसा कि हम जानते हैं E1 हमारा कॉलम वेक्टर होगा जिसके जो कंपोनेंट होंगे वो होंगे 1 0। तो हम जानना चाहते हैं कि जब आप इस A मैट्रिक्स को इस E1 वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हो तो जो आपका वेक्टर आएगा वो क्या आएगा। तो जब आप इस A मैट्रिक्स को E1 वेक्टर के ऊपर अप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा 4 टाइम्स 4 0 मल्टीप्लाई 1 0 4 और 1 ये आपका 1। तो इस बात का मतलब है कि जब आपने A मैट्रिक्स को इस E1 वेक्टर के ऊपर अप्लाई किया तो जो आपका वेक्टर आया अप्लाई होने के बाद वो आपका वेक्टर है 4 1। और 4 1 वेक्टर को अगर आपकी ये डोमेन है, क्योंकि मैंने आपकी मैट्रिक्स की डोमेन R² ली है और कोडोमेन R² को अगर आप इस कोडोमेन के कोरिस्पोंडिंग इस वेक्टर को ड्रा करते हो तो अगर मान लेते हैं ये आपका यूनिट 1 डिस्टेंस है, ये आपका 2 यूनिट डिस्टेंस है, ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो जब आपने A मैट्रिक्स को E1 वेक्टर के ऊपर अप्लाई किया तो जो आपका वेक्टर आया है 4 1 वो अपने आप में वेक्टर ये आया है, ये आपका वेक्टर AE1 है, AE1 वेक्टर है। और इसी वेक्टर को अगर मैं इसी प्लेन यानी कि जो हमने E1 वेक्टर जिस प्लेन के अंदर कंसिडर किया है हमारी डोमेन, और इसी प्लेन के अंदर अगर मैं इसको ड्रा करूं तो आपका जो ये वेक्टर बनेगा ये वेक्टर ये ड्रा हो जाएगा AE1। तो A मैट्रिक्स A ट्रांसफॉर्मेशन ने E1 वेक्टर को रोटेट कर दिया और इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज भी कर दिया। एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम E2 वेक्टर लेते हैं आपकी y एक्सिस की डायरेक्शन में, और E2 वेक्टर हमने कंसीडर किया ये आपका E2 वेक्टर है y एक्सिस की डायरेक्शन में, ये आपका E2 वेक्टर है। और E2 वेक्टर जैसा कि E2 वेक्टर आपके E2 वेक्टर के कंपोनेंट होंगे 0 1। तो जब आप इस A मैट्रिक्स A ट्रांसफॉर्मेशन को इस E2 वेक्टर के ऊपर अप्लाई करोगे AE2 तो जो आपका वेक्टर आएगा वो वेक्टर आएगा दिस मल्टीप्लाई दिस 0 दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 3। तो 0 3 वेक्टर। तो जो अगर आपने A को E2 वेक्टर के ऊपर अप्लाई किया तो आपका जो वेक्टर आया वो आपका 0 3 वेक्टर आया, और वो वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया ये वाला वेक्टर इसी के अलोंग वेक्टर आया है AE2। तो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब E2 वेक्टर के ऊपर हमने A ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया तो जो आपका E2 वेक्टर था वो स्ट्रेच हो गया। और कितने यूनिट स्ट्रेच हुआ है? 3 यूनिट, क्योंकि जो आपका ये E2 वेक्टर है वो 3 टाइम्स है आपके E2 वेक्टर के। लेकिन जब हमने A ट्रांसफॉर्मेशन को किसी E1 वेक्टर के ऊपर अप्लाई किया था तो ये वेक्टर आपका थोड़ा सा रोटेट हुआ था, लेकिन E2 वेक्टर आपका स्ट्रेच हो गया। तो इस बात का मतलब है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप किसी भी आर्बिट्ररी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हो तो जरूरी नहीं उस वेक्टर को वो स्ट्रेच करे। एक और वेक्टर हम कंसिडर करते हैं 1 1 वेक्टर, और इस वेक्टर के कोरिस्पोंडिंग हम मैट्रिक्स का बिहेवियर चेक करते हैं कि जब इस वेक्टर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका जो वेक्टर आएगा वो 4 4 वेक्टर आ गया। पहले तो हम 1 1 वेक्टर को हमारी जो डोमेन है उसके अंदर ड्रा करते हैं। जो आपका 1 1 वेक्टर होगा वो आपका ये 1 1 वेक्टर होगा जो आपकी लाइन y इक्वल टू x होती है उसी के पैरेलल।
और जब आपने इस 1 1 वेक्टर के ऊपर मैट्रिक्स को अप्लाई किया तो जो आपका वेक्टर आया 4 4 वो इसी डायरेक्शन में आया है। इस बात का मतलब कि आपकी मैट्रिक्स ने 1 1 वेक्टर को भी स्ट्रेच कर दिया, और स्ट्रेच जो किया है वो उसकी जो लेंथ थी उसको 4 टाइम स्ट्रेच कर दिया, एक फैक्टर से स्ट्रेच किया है। मेन पॉइंट है कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो किसी भी आर्बिट्ररी वेक्टर को स्ट्रेच नहीं कर रही। जैसे इवन वेक्टर को कंसीडर किया तो इवन वेक्टर को उसी डायरेक्शन में स्ट्रेच नहीं किया, उसको थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन को चेंज किया, लेकिन v1 वेक्टर और e2 वेक्टर को ए मैट्रिक्स ने स्ट्रेच किया। तो अब हमारा टास्क है कि वो सारे के सारे वेक्टर्स फाइंड आउट करना जिनके लिए जो आपकी मैट्रिक्स है वो इस नाइस बिहेवियर को शो करती है। तो जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कंसेप्ट है वो इसी ज्योमेट्री को समझते हुए ही डेवलप हुआ है। जैसे कि आइगन वैल्यू की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि किसी लैम्डा को हम किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बोलेंगे अगर इस लैम्डा के कोरोस्पोंडिंग एक आइगन वेक्टर x एग्जिस्ट करे सच दैट ax इक्वल टू लैम्डा x। ये अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली समझा जैसा कि अभी कि जब मैंने इस 1 1 वेक्टर के कोरोस्पोंडिंग आपकी मैट्रिक्स को अप्लाई किया तो इस मैट्रिक्स ने इस वेक्टर को स्ट्रेच कर दिया 4 टाइम्स। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो आपकी मैट्रिक्स मैंने कंसीडर की थी ये स्पेशल टाइप की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, और इसकी जो आइगन वैल्यू है वो 4 और 3 थी। तो इसी वेक्टर के कोरस्पोंडिंग अगर हम देखें a v1 इजिकल टू 4 टाइम्स v1 की जो आपकी मैट्रिक्स है वो स्पेशल वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होकर उन वेक्टर्स को स्ट्रेच कर देती है। जैसा कि इस v1 वेक्टर को इसने 4 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया। आइगन वैल्यू का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो यही है कि जो मैट्रिक्स है वो किसी पर्टिकुलर टाइप के वेक्टर्स को जिन्हें हम आइगन वेक्टर्स बोलते हैं उनको कितने फैक्टर से वो स्ट्रेच करती है। उम्मीद है साथियों आपको ये आज का जो वीडियो है पसंद आएगा और आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।